नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन को 9 महीने पूरे होने वाले हैं। इस दौरान 400 से ज़्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। किसान आंदोलन कब तक चलेगा और इसका आगे क्या स्वरूप रहने वाला है, इस मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे पूर्व चेयरमैन और निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान से। सांगवान साहब, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे होने वाले हैं और जैसा कि आपको पता है 400 से ज़्यादा लोग किसान इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार अभी इस मुद्दे पर बात करने के मूड में नहीं दिखती है, तो ये आंदोलन कब तक चलेगा और इसका आगे चल के क्या स्वरूप रहेगा? ऐसा है, ये आंदोलन अब 26 तारीख को पूरे 9 महीने हो जाएंगे जी। और किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, सबसे लंबा आंदोलन है और वेल डिसिप्लिन है, शांतिप्रिय आंदोलन है। और सरकार हर धार्मिकता कर रही है कि किसान वैसे उठ के चला जाएगा। किसान की आज तक कभी हार नहीं हुई। 1914 में चौधरी अजीत सिंह, जो शहीद भगत सिंह के चाचा जी थे, उनके रहनुमाई में आंदोलन चला, कामयाबी मिली। चौधरी छोटू राम के रहनुमाई में 1938 में किसान आंदोलन चला, अंग्रेजों को झुकना पड़ा और किसान की बात को मानना पड़ा। 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की रहनुमाई में आंदोलन हुआ, कामयाबी मिली। और 2020 और 21 के अंदर इस आंदोलन तो इतिहास लिख दिया दुनिया के पूरे नक्शे ऊपर। इससे बड़ी आंदोलन कोई आज तक हुआ नहीं है और 9 महीने से लगातार शांति पर आंदोलन चल रहे हैं और सरकार अपनी हर धार्मिकता के ऊपर आ रही है। किसान वैसे उठ के चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, न किसान उठेगा, न किसान दबाव मानेगा। किसान इज्जत के साथ तीनों कानून वापस करे अपने घर पर लौटेगा। सरकार ने तीनों कानून मानने ही पड़ेंगे। देर आए दुरुस्त आए, सरकार को चाहे कितना टाइम लग जाए, सरकार ने तीनों कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। इसके अलावा सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। देखो सांगवान साहब, थोड़े समय बाद 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये मान के चल रहे किसान की इस आंदोलन का आने वाले विधानसभा चुनावों पर असर पड़ेगा। आप क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, इसके अलावा 3 और स्टेटों में जो उत्तराखंड सहित चुनाव होने हैं, किसान आंदोलन उसमें कितना प्रभावकारी साबित होगा या सत्ता पक्ष को इससे कितना नुकसान होगा? ऐसा है, ये तो किसान आंदोलन है। हिंदुस्तान की छोटी 85% जनता इससे जुड़ी हुई है। बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान को मानने वाले हर हिंदुस्तानी का आंदोलन है। आंदोलन चाहे कोई हो, उसके ऊपर राजनीतिक असर होता ही होता है। चाहे कोई पार्टी हो, किसी की सरकार है, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती है, बदलती रहती हैं, लेकिन आंदोलन का प्रभाव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसका असर पड़ता है। अभी इस आंदोलन के कारण, किसान आंदोलन के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर या दूसरे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भी कह सकते हो, किसान आंदोलन का बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा। क्योंकि तमाम लोग खेती से जुड़े हुए हैं, कोई मजदूरी से, कोई खेती से, कोई किसी प्रकार से, तो खेती से कोई अलग है नहीं। इसका प्रभाव 100% उत्तर प्रदेश चुनाव में पड़ेगा और 500 स्टेटों में सरकार को हार झेलनी पड़ेगी और उसका नुकसान आने वाले टाइम में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, उस पर भी सरकार का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और सरकार को इसी कानूनों के कारण, इसी किसान के खिलाफ जिस प्रकार की हर धार्मिकता कर रही है, इसका परिणाम आने वाले टाइम में सरकार को झेलना पड़ेगा। सांगवान साहब, देखिए, ऐसा लगता है जैसे केंद्र सरकार पर किसानों के आंदोलन का कोई प्रभाव नजर नहीं आता। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया, उसमें बार बार उन्होंने छोटे किसानों की बात की है, किसान आंदोलन का जिक्र नहीं किया, बार बार छोटे किसानों की बात की है। तो क्या हम इसको किसानों को बांटने की राजनीति के तौर पर देख सकते हैं? ऐसा है, किसान क्या छोटा क्या बड़ा, किसान तो किसान ही है। किसी के 10 एकड़ जमीन है, किसी के 2 एकड़ जमीन है, कि 20 एकड़ जमीन होगी। किसान को इस तरह से हम नहीं बांट सकते। ये सरकार की भूल है जो सोचता है कि ऐसे बट जाएगा। किसान नहीं बटेगा और किसान एकाग्रता के साथ, तन से, मन से, धन से जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। इसको सरकार की जो मंशा है, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि भाई छोटा किसान बड़ा किसान, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ना। मोदी जी उनसे उम्मीद थी, अभी गरीब घर में पैदा हुए हैं। किसान तकलीफ को, गरीब की तकलीफ को अच्छी तरह जानता है। जिसका चोट लगती है उसको पता है दर्द कितना। लेकिन जो ही दोबारा सरकार बनी, इस चकाचौंध के अंदर मोदी जी को भी जो कारपोर्ट घराने थे, उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और उसका फायदा उठा रहे हैं। और सरकार से
वो करवा रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं वही पास करवा रहे हैं। चाहे आप किसी मामले में लो, चाहे एयरपोर्ट लो, रेलवे लो, जितने भी सरकारी जितने प्रोजेक्ट थे सबको अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं। 2-3 व्यापारी बन के सारे सौदे को खरीद के जा रहे हैं। अब देखिए इस कोरोना के कारण पूरे दुनिया के अंदर, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका, फ्रांस, जापान, जर्मनी, कोई भी हो, चाहे चाइना हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, कर्मचारी, घरबारी, दरबारी हो, व्यापारी हो, कोई भी कर्मचारी भी हो, सब के ऊपर इस कोरोना का इफेक्ट हुआ। लेकिन अडानी और अंबानी की दुनिया के अंदर 300 गुना जो सोर्स ऑफ इनकम थी उससे 300 गुना फालतू बढ़ गई। वैसी कौन सी जादू की छड़ी थी इनके पास इतनी दौलत इकट्ठी हुई, कहाँ से हुई? इसका मतलब क्या है कि सरकार ने उनको पूरी लूट की छूट दे रखी। उसी का परिणाम है जो पूरे देश की तमाम दुनिया में तरह तरह में इसकी दौलत 300 गुना बढ़ रही है। इसलिए मोदी जी का इन व्यापारियों ने फायदा उठाया और उसका फायदा उठा के अपना घर बनाने का, गरीब जनता का शोषण करने का ये काम हुआ। और व्यापारियों ने अपना घर बनाने का काम किया। जनता के अंदर तरह तरह मची हुए, चाहे कोई हो, नीचे से लेकर ऊपर तक बेड़ा घरक है। चाहे अर्थ की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, लैंड ऑर्डर की बात हो, चाहे कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की बात हो, वेंटिलेटर की हो, लोग तड़प तड़प के मर गए। बड़ा बुरा हाल है। आज देश, जहाँ हम विकसित देशों में गिनती की कोशिश कर रहे थे, आज हम कहाँ खड़े हैं? ये देखना, सोचने का विषय है कि देश कहाँ जा रहा है। इस देश को मजबूत शक्तिशाली भारत, जिस प्रकार का हमारे देशभक्तों का, देश आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, एक मिशन लेके आया कि देश शक्तिशाली होगा, समर्थ होगा, हर हिंदुस्तानियों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चिकित्सा मिलेगी, अच्छी कानून व्यवस्था होगा, सिस्टम होगा। लेकिन आज भी 75 साल होने के बाद, देश 75 साल के बाद, देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे से जो बाद में देश आज़ाद हुए हमारे से आगे निकल गए। हम कहाँ खड़े हैं? आज भी चिकित्सा की, शिक्षा की, बेरोजगारी चरम पर पहुँच रही है। कई नौजवानों को नौकरी नहीं, गाँव गए 500 नौजवान घूम रहे हैं, न उनकी कोई शादी हो रही। जो हिंदुस्तान का भविष्य है उसकी कोई सोच करने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही ध्येय रहता है, पार्टियों का, सरकारों का, किसी भी प्रकार से एक कुर्सी बने रहे। इसके अलावा कोई सोच, मेंटलिटी जो होनी चाहिए, ब्रॉड ऑफ माइंड, जो दिमाग विकसित होना चाहिए था, वो मुझे नज़र आया। मैं भी पिछले 30 साल से देख रहा हूँ, बहुत से पार्टी नेताओं को देखा है, लेकिन जिस प्रकार की सोच, जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए थी, अब तक वो मुझे नज़र नहीं आई जिस प्रकार की होनी चाहिए थी। सांगवान साहब, जो आप खुद मानते हैं कि ये केंद्र सरकार कारपोरेट के इशारे पे चल रही है, उनके फायदे के लिए चल रही है, तो फिर किसानों का आंदोलन का क्या होगा आगे चल के? अगर किसान, केंद्र सरकार अगर इसी तरह बजिद रही और कॉरपोरेट घरानों के इशारे पर ही अगर चलने का आरोप है आपका, तो आप कैसे देखते हैं कि समाधान क्या है इसका? ऐसा है, और लोकतंत्र के अंदर हो क्या सकता है? लोकतंत्र के अंदर तो जनता अपना विरोध प्रकट करती है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर अधिकार दे रखा है अपना आंदोलन करने का, वो कर रहे हैं लगातार। अब 9 महीना आए, किसी आंदोलन को 9 महीने से लगातार चल रहे हैं, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। तो वो सरकार ने देखना चाहिए था। जनता जनार्दन की आवाज़ को लोकतंत्र का सुना जाता है, ऐसी हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। द वॉइस ऑफ द पीपल, वॉइस ऑफ द गॉड। जनता जनार्दन की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। लेकिन सरकार इसको हठधर्मिता कारण इसको सोच रहे वैसे उठ से चला जाएगा। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी भूल है और इसका खामियाजा सरकार को और बीजेपी पार्टी को आने वाले टाइम में भोगना पड़ेगा। और जो 2024 का जो मिशन लेके चले, मैं नहीं समझता उस मिशन में कामयाबी मिलेगी। इसका 100% प्रभाव पड़ेगा और किसान, इन तीनों कानून से किसान बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ एक ही बात कहते हैं, इसमें काला क्या है, तो इसको बताने के लिए दौड़ा भी क्या है। जब कुछ चाहते नहीं लोग तो जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? और तीनों कानून वापस लेने सरकार का क्या नुकसान है? सरकार ने पहले भी बहुत से बिल लाए, वापस करे, तो इसको वापस करने में क्या दिक्कत है? अगर जनता नहीं चाह रही, आप उसको क्यों जबरदस्ती थोपना चाहते हैं? जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए। सांगवान साहब, जब आप विधानसभा में पहुंचे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत के, और आपने भाजपा जजपा गठबंधन सरकार को समर्थन दिया, आपने समर्थन वापस ले लिया फिर किसानों के हित में, लेकिन सरकार पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा है, असर तो बहुत है। आज आप देखिए पूरे प्रदेश में, चाहे जेजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, कोई भी हो, जनता के बीच में लोकतंत्र के अंदर जो लोग नोटों की माला डालते थे, इनको दूध पिलाते थे, बर्फी खिलाते थे, स्वागत करते थे, तालियां बजाते थे, पगड़ी पहनाते थे, मान सम्मान करते थे, आज ये नौबत क्यों आ गई? आज इनको कोई गांव में नहीं घुसने देता, सभा नहीं कर सकते, कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब चुनाव होया
तो जनता को बड़े बड़े सजग बाग दिखाए, आपकी आय दुगनी कर देंगे, किसान की 4 गुना कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, रोजगार देंगे, बेरोजगारी मिटेंगे, व्यवस्था बनाएंगे, कानून लैंड ऑर्डर होगा। लेकिन वो सारा सौदा झूठा साबित होने के बाद में जनता के अंदर बहुत बड़ा रोष है, वो अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। उसी का तो परिणाम है जो आज गाँव में घुसने की भी हिम्मत नहीं हो रही। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही था कि बड़े बड़े सजग बाग दिखा के जनता अपने को ठगा हुआ महसूस करती है। इसी का परिणाम है आज ये हालात है। मैं नहीं समझता हूँ चाहे समर्थन मन वापस लिया, कोई और भाई भी लेने वाले होंगे, हर भाई इसके अंदर आंदोलन के अंदर अपनी भागीदारी किसी न किसी रूप में दे रहे हैं। उसका असर सरकार के ऊपर 100% असर है। ये मानने ना मानने वो एक अलग बात है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर है। मैं समझता हूँ सांगवान साहब, सरकार पर अगर कोई असर होता इस आंदोलन का, तो आपने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन से इस्तीफा दिया था। सरकार आपको रोकने की कोशिश करती, आपने इस्तीफा दिया, उन्होंने मंजूर कर लिया। यानी कि किसान आंदोलन के समर्थन में आने के बावजूद सरकार इस बात को गंभीरता से ले नहीं रही, ऐसा लगता है। ऐसा सरकार खूब गंभीरता से ले रही है। और जहाँ तक मेरा समर्थन वापस का और चेयरमैन छोड़ने का जो सवाल है, मैं एक किसान के घर में पैदा हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान की तकलीफ को अच्छी तरह से जानता हूँ। हमें भी आशा थी कि मोदी जी किसानों के, गरीब के हक में काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का लोगों को भरोसा था, वो भरोसा टूट गया। आज पूरे दुनिया के अंदर जो मोदी जी की जो छवि थी, आप ईमानदारी से देखिए, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिस प्रकार हर जगह जाते थे मोदी जी का जो रुतबा था, आज आप ईमानदारी से आप देखिए आज कहाँ खड़े हैं सौदा। जहाँ कोरोना के कारण 60% दुनिया के अंदर जो छवि थी कि हिंदुस्तान के अंदर कोरोना की कोई व्यवस्था नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, लोग तड़प के मर गए। 60% इन्होंने बड़ी बड़ी बात करके घोषणा कर दी, हमने वैक्सीन बना दी, फलाना देखना। जिस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं। बहुत लोग जिसकी काउंटिंग नहीं कर रखे कितने लोग मरे हैं। देश का बहुत बड़ा नुकसान है। उसके कारण मोदी जी की छवि, सरकार की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा। 60%, 20% दे दी जो चुनाव लड़ा बंगाल में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 50-60 जनसभा करी। एक ऐसा चुनाव बना दिया एक स्टेट का, पीएम वर्सेस स्टेट ममता। उसमें इतनी ताकत लगाने के बावजूद भी जो हार हुई, 20% उस छवि को ख़त्म करने का काम वो करा। और 20% छवि को ख़त्म करने का काम करा किसानों ने। क्योंकि जो लगातार लोग बैठे हैं अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए था। उनके बात में बीच में जाके उन्हें किसानों की बात को मान के तीनों कानून वापस करना चाहिए था। कोई चौथा कानून जहाँ किसान का भी भला हो, देश का भी भला हो, सरकार का भी भला हो, बैठ के बनाना चाहिए। क्या दिक्कत है? कानून बनाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, अमेंडमेंट होता रहता है। संविधान में कितने अमेंडमेंट हो गए, ये करने में क्या दिक्कत थी? तो इससे मैं नहीं समझता कि सरकार के ऊपर भारी दबाव है, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इसलिए ये व्यवस्था लगातार एज इट इज चल रही है। देर सवेर सरकार ने मानना ही पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। लोकतंत्र के जनता जनार्दन की आवाज़ को मानना पड़ता है। सांगवान साहब, आप सांगवान खाप के प्रधान हैं और हरियाणा खाप पंचायतों वाला स्टेट है। सांगवान खाप के अलावा और कौन सी खाप ऐसी हैं जो इस किसान आंदोलन को समर्थन दे रही हैं? हिंदुस्तान के तमाम खापें हैं। 26 नवंबर को हमने रोहतक के अंदर तमाम खापें इकट्ठी करी और तमाम खाप के भाइयों ने फैसला कर दिया। खापें हमेशा ज़ुल्म के खिलाफ लड़ती हैं। जो पंजाब के भाई आंदोलन को चलाने के लिए पंजाब से जब यहाँ लेके आए, तो जब रास्ते में इनका रास्ता खोद दिया, इनके साथ प्रताड़ित किया, तो पूरे खापों ने फैसला किया कि हम तन से, मन से, धन से, क्योंकि खाप भी किसान हैं, तो हम इनके साथ हैं। आज लगातार 9 महीने से तमाम खापें, पूरा समाज इस आंदोलन के जो हमारा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है किसान मोर्चे का, उसके नेतृत्व में उनका साथ तन से, मन से, धन से तमाम खापें लगे हुए हैं। आप बॉर्डर पर जाइए, टोलों पर जाइए, लंगर चल रहा है लगातार, वहाँ भी चल रहा है। और तन से, मन से, धन से पूरी खापें हिंदुस्तान की, हरियाणा ने पूरे हिंदुस्तान की खापें इस आंदोलन के साथ खड़ी है। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि कुछ मुट्ठी भर किसान बॉर्डर पर बैठे हैं और उनमें भी ज़्यादातर वो लोग हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, पंचायत समिति के, जिला परिषद के चुनावों के इच्छुक धरने पर बैठे हैं। किसान उनमें नहीं है, ये सिर्फ मुट्ठी भर किसान है। ऐसे में सरकार उनकी तरफ गौर नहीं कर रही है कि उनकी कोई अपनी ताकत सरकार को दिखाई नहीं देती किसानों की। अब सरकार इस ताकत को ताकत न माने, वो सरकार की मर्जी। इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है? जो 9 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है, कई लाखों की तादाद में भाई बैठे हैं, करोड़ों की संख्या में सारी जाए तो भी कम है।
और जहाँ तक ये कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने वाले हैं, क्या किसान को इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है? अधिकार मौलिक बाबा भीमराव ने दिया है। एक को मैं तो कहता हूँ हर भाई ने इलेक्शन लड़ना चाहिए। कोई पटाना में लिख रहे हैं, कोई दादा है थोड़ी है कि ये लड़े। इस गरीब घर में पैदा होने वाले किसान भाई और बहुत से आए। लाल बहादुर शास्त्री आए ने देश को दिशा दी, अटल बिहारी वाजपेयी आया, दीनदयाल उपाध्याय आया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आया, कितने आए। गरीब घर में पैदा हुए चौधरी चरण सिंह आए, जिन्होंने देश को दिशा और दशा दी, परिवर्तन लाने का काम करा। तो ये कहाँ लिख रखा है कि ये राजनीति? मैं तो कहता हूँ हर भाई ने इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर किसान भाई इलेक्शन लड़ते तो आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि उस सरकार के अंदर हिस्सेदारी होती है। चौधरी छोटू राम ने कहा था कि अरे भोले किसान दो बात सीख ले, एक तो बोलना ले सीख, दुश्मन को पहचान ले। और सरकार के अंदर भागीदारी होनी चाहिए। तो सरकार में भागीदारी होगी, जो कानून पास करने वाले, दस्तखत करने वाले भी किसान होंगे, तो उसका रिजल्ट आएगा। यही तो कारण है कि जिन लोगों को जो राजघराने जिनको बोलते हैं, बड़े बड़े रजवाड़े बोलते हैं, ये तो दुर्भाग्य है कि राजनीति में वो आगे मत छेड़, किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा। गरीब की बददवा जो ले रहे हैं, देश आज़ाद होया, वही रजवाड़े, वही सिंधिया परिवार, वही फलाना परिवार, वही राजनीति में आके जो अंग्रेजों से मिलकर भाइयों के नाट काटते थे, भाइयों के साथ जुल्म करते थे, वही राजनीति में आगे पैसे वाले आगे, पैसे वाले को बड़ा मान लिया। आज पूरा समाज कहाँ जा रहा है? सब पैसे की तरफ भाग रहे हैं। दे दो पैसा, लो पैसा, पैसे के लिए पड़ोसी पड़ोसी को काट रहे हैं, भाई को भाई काट रहे हैं, औलाद माँ बाप को काट रहे हैं। समाज कहाँ? हम तो ये त्यागी और तपस्या की धरती थी, अच्छे संस्कार तालीम थी, यहाँ ऋषि मुनियों की धरती थी, यहाँ तो भगवान को प्राप्त करने का शोध का केंद्र था हिंदुस्तान। यहाँ भ्रष्टाचारी खोटा करने का काम क्या? आज आप देखिए, चाहे छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या घटना घट रही है। पैसे के लिए भाग रहे हैं, अरबों खरबों देश को लूट लूट के ले जा रहे हैं। देश कहाँ जा रहा है? नौजवानों को भविष्य नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई चिकित्सा नहीं, कहाँ जा रहा है? कैसा देश बनाना चाहते हैं? पूरे देश के अंदर आप आज एक और देखिए, जब हम छोटे थे पिक्चर देखने ले जाते थे, कोई धर्मेंद्र का रोल करता था, कोई अमिताभ बच्चन का करना चाहता था, कोई बड़ा खिलाड़ी होता था, खिलाड़ी बनना चाहता था, कोई पहलवान बनना चाहता था। आज हिंदुस्तान के अंदर बच्चा किसका अनुकरण करे, मैं क्या बनना चाहता हूँ, कोई काबिल आदमी नजर नहीं आ रहा जिसका कोई आदर्श हो, जिसको अपने को आदर्श मान के चले कि हमने फलानी चीज़ बननी है। आज कहाँ है? हालात बेहद खराब है और देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। और मैं कहता हूँ कि ये तीनों कानून लागू हो गए तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत बुरी दुर्दशा हो जाएगी। गरीब आदमी का शोषण होगा, लाचार बेबस होगा, 95% गरीब जनता होगी, 5% साहूकार होंगे जो हर तरह से गरीब का शोषण करेंगे और गरीब आदमी पिसता चला जाएगा। इससे देश बर्बाद हो जाएगा। जो उम्मीद करते थे विकसित देशों में शामिल होने का, वो सपना जो देशभक्तों का त्याग तपस्याओं का था अधूरा रह जाएगा। सांगवान साहब, आप कुछ भी कहें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये कहते हैं कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून तो वापस नहीं होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि केंद्र सरकार इस किसान आंदोलन को कतई गंभीरता से नहीं ले रही है। ऐसे तोमर साहब को अधिकार नहीं है। मामला क्यों टिका है, अब तक क्यों नहीं बात चली? जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मैंने अनुभव किया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मोदी जी को ये कहने की किसी की हिम्मत ही नहीं है कि जी ये कानून गलत बन गए, इनको वापस करो। उसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। तोमर साहब वो ठीक करें, आग वो तीनों कानून वापस नहीं होंगे, क्योंकि जब तक मोदी जी को ये जाके कहेंगे ये गलत हो गया और ये इसको चेंज करना चाहिए, जब समाधान हो, को उसको बताएगा नहीं तो मानेंगे कौन? अब तोमर जी कृषि मंत्री हिंदुस्तान के, उसका एक लेवल, एक सिस्टम है, तो उनके मुंह से निकली हुई एक एक जबान की वैल्यू होनी चाहिए। तो उन कम से कम जिम्मेवार आदमी ने ज़रूर सोचना चाहिए, मोदी जी से जाके बात करना चाहिए जी क्या कौन सी बात होगी, जनता नहीं चाह रही है तो हमें अमेंडमेंट करने में, इसको बदलने में क्या दिक्कत है? इसको क्यों प्रेस्टेज का इशू बना रखा है? ऐसी कौन सी बात आ गई कि भाई अगर तीनों कानून वापस कर दिया तो पार्ट टूट जाएगा? मैं नहीं समझता इसके अंदर मुच्छों का सवाल न बना के इसको देश हित में और समाज हित में सरकार ने पुनर्विचार करना चाहिए, तीनों कानून वापस लेना चाहिए। चौथा ले लें, कोई दिक्कत थोड़ी है, पहले भी तो ले आए, उसमें क्या दिक्कत है? मैं नहीं समझता। इसलिए तोमर साहब ने एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते ये ज़रूर करना चाहिए, इनके साथ मीटिंग ज़रूर करनी चाहिए। किसी भी समस्या समाधान मेज़ पे बैठने से होता है, तो मेज़ पे बैठ के दोनों तरफ से बैठ के कई बार कोशिश करते हैं, कई बार सफलता नहीं मिलती, लेकिन कई बार ऐसी हालात परिस्थिति बनती है सफलता मिल जाती है। अगर हम यही नाक का सवाल बना रहे हैं, हम मीटिंग बुलाएंगे नहीं, हम उनको बुलाएंगे नहीं, तो ये कोई, मैं नहीं समझता कोई ये देश हित में है, समाज हित में है। इसलिए जिम्मेवार आदमी ने बड़ापन दिखाते हुए
फिर बुलाना चाहिए और इनकी समस्या समाधान करना चाहिए। सांगवान साहब, आखिरी सवाल है, आपके हिसाब से इस आंदोलन के आखिर में क्या परिणाम निकलेंगे? आखिरी में जहाँ तक मेरा अपना अब्दू अबल करे सोगा हुआ है, जिसका जो तजर्बा है वही बताता है। शराबी को पता है शराब का क्या नशा है, हम तो राबड़ी पीने वाले आदमी राबड़ी का स्वाद बता सकते हैं। मैंने जो अनुभव कराया, मैंने एक ही बात देखी, आहिस्ता आहिस्ता ये आंदोलन जन जन तक पहुंच गया, पूरी दुनिया के नंगाटेगी किसान के आंदोलन। सरकार चाहे कुछ हठधर्मिता करती रहे, आने वाले जितने भी इलेक्शन होंगे एक तो उसके अंदर असर दिखाई देगा। दूसरी बात ये थी कि सरकार को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, सवाल ही पैदा नहीं, बच नहीं सकता इस चपेट से, क्योंकि छोटी किसानी 85% जनता है। जो करोड़ों नौकरी देने की बात थी वो नहीं मिला, अर्थव्यवस्था थी वो पटरी से उतर गई, तो लोग जाएंगे कहाँ? उनको न रोजगार है, ना व्यवस्था है, ना कुछ है नहीं, तो फिर इसका असर आने वाले टाइम के अंदर हर बच्चा जब रोएगा तो उसकी तकलीफ मैं छेड़ किसी गरीब को रो देगा, ऊपर वाले ने सुन ली तो दुनिया से खो देगा, गरीब जनता की बददुआ लेके बैठे। शुक्रिया सांगवान साहब पंजाब केसरी बातचीत के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम पंजाब केसरी भाइयों का, श्रोताओं का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ बहुत जल्दी सरकार ने 3 कानून वापस लेने पड़ेंगे और किसान की बात को मानना पड़ेगा। तो ये थे आज़ाद विधायक सोमवीर सिंह सांगवान, जिनका ये मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को किसान आंदोलन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और अंततः किसानों की मांगें माननी पड़ेंगी। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।